नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आखिरकार ईडी की नज़र इस लाडले पर पड़ ही गई। लाडला यानी कि तारणी दास भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर, साथ में निगम के सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर, उनके यहाँ आज ईडी ने छापेमारी की और करोड़ों करोड़ रुपए बरामद किए हैं। अभी उसकी गिनती जारी है। हो सकता है कि इस कार्यक्रम के अंत तक मैं आपको फिगर बता सकूं, लेकिन उन नोटों को गिनने के लिए 4 मशीनें मंगाई गई हैं अब तक और लगातार गिनती जारी है। अब आते हैं कि इनको लाडला क्यों कहा जा रहा है। सोचिए कि अगर तारणी दास भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उत्तर 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो गए रहते और अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी अभी जी रहे होते तो शायद ईडी की खौफनाक नज़र उन पर नहीं पड़ती। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। तारणी दास शुरू से ही लाडले रहे हैं और इस लाडले की वजह से, लाडला होने की वजह से उनको कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ये भी बात तय है। लाडला मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति रिटायर हो गया उस व्यक्ति को फिर से संविदा पर नियोजित किया गया कॉन्ट्रैक्ट पर 2 सालों के लिए, और यही नहीं, कैबिनेट की स्वीकृति से पहले उनकी नियुक्ति की गई और अतिरिक्त प्रभार दिया गया। चीफ इंजीनियर के साथ साथ सीजीएम का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। तो ये तो किसी लाडले को ही दिया जा सकता है। ये तो सामान्य परिस्थिति नहीं है कि इतना आउट ऑफ वे जाकर सरकार अपने तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पे रख के और तारणी दास को अगर ताड़ रही है तो पीछे कोई ना कोई वजह होगी इसके, और सबके चहेते होंगे, लाडले होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। वरना वैसे तो मैं बिहार सरकार में देख रहा हूं कि जितने भी अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी जिन पर दाग होता है, जिन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे होते हैं, उनको सरकार फिर से मौका देती है, फिर से उनको कोई इस तरह का पद प्रदान करती है। अब इसके पीछे क्या मंशा है ये तो आप समझ सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि क्या अधिकारियों की कमी हो गई है? क्या चीफ इंजीनियर अब बिहार में बचे नहीं हैं कि तारणी दास ही भवन निर्माण करेंगे, बाकी कोई झोपड़ी भी नहीं बना पाएगा? तो ये सब चीज़ें देख के कभी कभी लगता है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। अब देखिए 31 अक्टूबर को ये रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो है 2 साल के लिए इनको संविदा पर नियोजित कर निगम का मुख्य महाप्रबंधक बना दिया जाता है। 9 को, मतलब 31 को रिटायर होते हैं, 9 को संविदा की इनका बहाली होती है और इनके लिए कैबिनेट में जो प्रस्ताव है वो 19 नवंबर को, यानी कि 9 नवंबर को ये बहाल हो जाते हैं। 19 नवंबर को इनके बहाली पर कैबिनेट में मुहर लगती है और 11 दिसंबर को 2024 को इनको सीजीएम का अतिरिक्त प्रभार मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर इनमें क्या ऐसी खास बात है कि इनको सरकार इतना महत्व दे रही है। इनका कौन सा ऐसा कौशल है जिसकी वजह से सरकार को लगता है कि तारणी दास अगर नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं चल पाएगा। हालांकि इनकी तार जो है, इनका तारणी दास का तार कहीं ना कहीं संजीव हंस से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर संजीव हंस पिछले 5 महीनों से जेल में हैं और ईडी ने उनके 20 ठिकानों पर, उनके और आरजेडी के नेता गुलाब यादव के 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस समय 90 लाख रुपए और 12 या 13 किलो सोना पकड़ा गया था उस छापेमारी के दौरान।
और इन सब के पीछे आप जाइए तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड या जो भी कह लीजिए होल्डिंग कंपनी जो है उससे जुड़ा हुआ मामला था। तो पूरा अगर हम इसको देखें तो ये एक टेंडर घोटाले के तौर पर उभर कर ये सामने आ रहा है। ये पूरा प्रकरण जो है वो टेंडर घोटाला है और बिहार में टेंडर घोटाला गजब चल रहा है। अब देखिए 2 दिन पहले सीबीआई ने NHAI के जो जनरल मैनेजर GM थे उनको गिरफ्तार किया और उनके पास 15 लाख की रिश्वत ले रहे थे। 40,000 करोड़ का टेंडर चल रहा है NHAI का बिहार में। अब सोचिए उसमें कितना कमीशन जा रहा है, कितना काम हो रहा है। इस सब पर अगर गौर किया जाए तो मतलब धरती फट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बिहार में जहाँ भी हाथ डालिए आप किसी भी, सबसे बड़ी बात है कि तारनी दास के साथ साथ कई बिहार प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं, बिहार राज्य प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं, चाहे वो नगर विकास में हो, चाहे वो पथ निर्माण में हो, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। पर कोई IAS ऑफिसर इसमें शामिल नहीं है। एक संजीव हंस को छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि बिहार में अगर कुछ IAS ऑफिसरों पर ED की इसी तरह से नज़र पड़े तो बहुत कुछ चीज़ें सामने आ सकती है। अब देखिए बिहार के जो सबसे ताकतवर अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनके खिलाफ शिकायत लेकर RJD के एक सांसद पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के पास। अमित शाह भी बड़ा ध्यान से उनके शिकायतों को देख रहे हैं और वो ब्यूरोक्रेट कोई और नहीं, विशेष जो सचिव हैं मुख्यमंत्री के दीपक कुमार, उनके बारे में है। दीपक कुमार को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था उन्होंने, और वो जो है शिकायत करने पहुंच गया सुधाकर सिंह जो कि बक्सर के सांसद है RJD के, और अमित शाह भी बड़े गौर से उनके शिकायतों को सुन रहे हैं, जैसा कि तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर सरकार चल रही है NDA की, JDU और BJP और तमाम दूसरे दल हैं, और शिकायत करने वाला RJD का सांसद और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन शिकायतों को सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति बड़ी भयावह है, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर। पूरे बिहार में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई काम बिना पैसे का नहीं हो रहा है, ये आप लिख लीजिए। और काम कराने वाला भी इस बात को अच्छी तरह से जान गया है कि पैसा देने पर ही काम होता है। तो भ्रष्टाचार के इस चरम को ED कहाँ तक इसको पकड़ पाता है, क्योंकि पिक एंड चूज से काम नहीं चलेगा। इसमें देखना होगा कि कौन व्यक्ति ने कितना भ्रष्टाचार किया है, और इसके लिए बहुत कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस बात को। कई अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो संविदा पर फिर से उनको नियोजित किया गया है सरकार ने। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये जानने की जरूरत है। ठीक है, ये चुनावी वर्ष है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिहार लूट लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।